ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल कक्षा 12 लेसन नंबर 4 साझेदारी का पुनर्गठन। अब साझेदारी के पुनर्गठन के अंदर प्रस्तावना देखेंगे। इस साझेदारी पेढ़ी का पुनर्गठन अर्थात विभिन्न कारणों से साझेदारी में होने वाले परिवर्तनों। साझेदारी में होने वाले परिवर्तन के कारण 3 हैं। चालू साझेदारों के बीच लाभ हानि के वितरण के प्रमाण में परिवर्तन, साझेदारी पेढ़ी में नए साझेदार का प्रवेश, चालू साझेदारी पेढ़ी में से साझेदार की निवृत्ति या साझेदार की मृत्यु। अब साझेदारी पेढ़ी का पुनर्गठन के अंदर अपने देखते हैं कि चालू साझेदार जो होता है उसके बीच में लाभ हानि का प्रमाण जो होता है उसमें परिवर्तन, कोई नया साझेदार आता है तो उसमें परिवर्तन हो जाता है। और दूसरा है कि अपने साझेदारी पेढ़ी में जो नया साझेदार प्रवेश किया, और तीसरे में जो कोई साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु हो जाती है तो भी साझेदार के जो पुराने साझेदार उसके अंदर परिवर्तन आता है। अब इस चैप्टर के अंदर सिर्फ अपने साझेदारों के बीच लाभ हानि के वितरण के प्रमाण के परिवर्तन के बारे में समझेंगे। प्रवेश, साझेदार का प्रवेश और साझेदार की निवृत्ति और साझेदार की मृत्यु आगे के 5वां और 6ठे पाठ में आता है, उसकी चर्चा आगे के लेसन में करेंगे। अब चालू या वर्तमान साझेदारों के बीच लाभ हानि वितरण या बंटवारे के प्रमाण में परिवर्तन। साझेदारी पेढ़ी में एक बार पेढ़ी के साझेदारों के बीच लाभ हानि वितरण का प्रमाण निश्चित हो जाने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं। लाभ हानि के वितरण के प्रमाण में निम्न कारणों से परिवर्तन हो सकते हैं। पहला है कि जब कोई साझेदार पेढ़ी का संचालन करता हो परंतु उसकी नातंदुरुस्ती या निजी कारणों से भविष्य में धंधा का संचालन न कर सके, ऐसा न हो। यानी कि कोई साझेदार पेढ़ी के अंदर संचालन का कार्य संभालता है परंतु उसकी नातंदुरुस्ती यानी तबीयत खराब होने से या कोई निजी कारणों के कारण वो अपनी पेढ़ी, अब साझेदारी पेढ़ी के अंदर है, यानी कि साझेदार पेढ़ी का संचालन जो करता है पर लेकिन उसका कोई तबीयत खराब होने के कारण या कोई घर के निजी कारणों के कारण वो भविष्य में धंधे का संचालन कर सके, ऐसा न हो, तब साझेदारी का पुनर्गठन किया जाता है। दूसरा है कि धंधा के लिए पर्याप्त समय न दे सकता, तब उसके बदले अन्य साझेदार को कार्यभार उठाना पड़े। यानी कि कोई साझेदार पेढ़ी के अंदर एक के अनुसार कई जगह पे उसका धंधा हो, तब वो समय पर्याप्त न दे सके तो उसका बदले में कोई साझेदार या तो कोई कर्मचारी को अपना कार्यभार उठाने के लिए कहते हैं, तब भी साझेदारी का पुनर्गठन हुआ माना जाता है। अब पुराने साझेदार निवृत्ति या मृत्यु के कारण, यानी कोई पुराने साझेदार की मृत्यु या निवृत्त हो जाता है तो उसके स्थान पर नया साझेदार लेना पड़ता है, तब भी साझेदारी का पुनर्गठन करना पड़ता है। नए साझेदार के प्रवेश के कारण बताया कि नए साझेदार जो प्रवेश होता है तो उसके कारण 2 पार्टनर हो, उसके अंदर तीसरा पार्टनर आएगा तो लाभ और हानि के प्रमाण में परिवर्तन होता है, इसलिए भी साझेदारी का पुनर्गठन करना पड़ता है। अब त्याग का प्रमाण, जब चालू साझेदारों के बीच लाभ हानि वितरण के प्रमाण में परिवर्तन हो तब अमुक साझेदार के लाभ के प्रमाण में कमी होती, अर्थात पहले से अब कम लाभ मिलता है। साझेदार के लाभ के प्रमाण में जो कमी होती है उस प्रमाण को त्याग का प्रमाण कहते हैं। अब यानी कि त्याग के प्रमाण में क्या होता है कि जब कोई साझेदार है, चालू साझेदार, उसके अंदर कोई साझेदार नया दाखिल होता है तो उसके प्रमाण में, लाभ के प्रमाण में पुराने साझेदार के लाभ के प्रमाण में कमी हो जाती है। इसलिए जब लाभ में कमी होती है तो उसे क्या कहते हैं, त्याग का प्रमाण कहते हैं। अब अपने साझेदार में जो साझेदार का त्याग, उसका सूत्र देखेंगे कि साझेदार का त्याग बराबर पुराना भाग माइनस नया भाग। इस सूत्र से अपने सवाल हल करना है। अब उदाहरण एक देखो कि राम, श्याम और घनश्याम एक साझेदारी पेढ़ी में समान हिस्से में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। सभी साझेदारों ने लाभ हानि वितरण के प्रमाण को बदलकर भविष्य के लिए क्रमशः 3-2-1 करना निश्चित किया। इस संजोग में किस साझेदार ने कितना त्याग किया वह बताएंगे। अब यहाँ पे जो अपने साझेदार का त्याग ढूंढना है तो पहले अपने क्या करें, साझेदारों का नाम लिखते, कोष्टक बनाना आवश्यक है। पहले साझेदार का नाम, पुराना प्रमाण, नया प्रमाण, फिर त्याग का सूत्र लिख देंगे। त्याग का प्रमाण बराबर पुराना भाग माइनस नया भाग, या तो पुराना प्रमाण या नया प्रमाण चलता है।
अब उसके अंदर साझेदार का नाम लिखा, पहले राम, श्याम और घनश्याम। अब अपने को पता कैसे चलेगा कि नया भाग कौन सा है। अब सवाल के अंदर देखो कि जो पहले लिखा है कि साझेदारी पेढ़ी में समान हिस्से में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है। तो समान हिस्से में એટલે अपने 3 पार्टनर है, तो उसको पुराना प्रमाण 1, 1 और 1 आ जाएगा। अब उसके बाद में नया प्रमाण એટલે समझने का, जब भी नया प्रमाण ढूंढना हो तो इतना सवाल में देखने का कि साझेदारों ने लाभ हानि वितरण के प्रमाण को बदलकर भविष्य के लिए जो प्रमाण किया वो नया प्रमाण बनेगा। जो नया प्रमाण राम का है 3, श्याम का है 2 और घनश्याम का है 1। अब अपने त्याग का प्रमाण का सूत्र है कि पुराना भाग और नया भाग। अपने राम, श्याम और घनश्याम पुराना प्रमाण उसका 1, 1, 1 है, तो अपने कुल साझेदार 3 है, तो उसका प्रमाण 1, 1 है, तो उसका 1/3 हो जाएगा। श्याम में भी 1/3 हो जाएगा और घनश्याम में भी 1/3 हो जाएगा। इसी तरह से नया प्रमाण में नया प्रमाण अपने पास में 3, 2, 1 है, तो अपने पहले तीनों की जोड़ करेंगे, 3 और 2 5, 5 और 1 6। फिर करेंगे कि राम का प्रमाण 3/6, श्याम का 2/6 और घनश्याम का 1/6। अब सूत्र के अंदर अपने कीमत डालेंगे कि त्याग का प्रमाण बराबर पुराना प्रमाण अपने को 1/3 है और नया प्रमाण 1/6 है। अपने हर समान करना पड़ता है। अब हर समान करना, मानो कि किसको लसफा निकालना नहीं आता है कि 3 और 6 का लसफा निकाल, तो एक नियम बना है कि तुम लोगों को क्या करने का, पहली संख्या नीचे बटे में 1/3 है और दूसरा 3/6 है, तो 3 को 6 से गुणा कर दो और 6 को 3 से गुणा करो। अब 3 को 6 से गुणा करो तो 3 को 6 से नीचे गुणा, बटे में को 6 से गुणा किया तो ऊपर भी अंश में भी 6 से गुणा करने का। इसी तरह से 6 को 3 से गुणा किया तो बटे में अपने 6 को 3 से गुणा किया तो ऊपर उसको 3 से गुणा करो, यानी 1 को 6 से गुणा करेगा तो 6 आएगा और 3 को 3 से गुणा करेगा तो 9 आएगा। अब अपने 6 में से 9 माइनस नहीं कर सकते, 9 में से 6 माइनस करो तो -3 मिलेगा और नीचे लसफा का एक ही बार लिखो, 6 तिया 18। अब -3/18 हुआ। अब अपने शॉर्ट रूप ले सकते हैं, 3 कम 3, 3 6 18, तो वहाँ 1/6 आया। अब त्याग के अनुपात में जो माइनस में संख्या आती है उसे लाभ माना जाता है। यानी सवाल के अंदर तुमको लिखना पड़ेगा माइनस में संख्या आवे कि 1/6 तो उसको क्या मानने का, लाभ, और कोष्टक में लिखने का कि लाभ हुआ। इस तरह से श्याम का देखो, श्याम का पुराना प्रमाण 1/3 है, नया प्रमाण 2/6 है। हर समान कर देंगे, 3 को 6 से गुणा करेंगे तो 1 को 6 से गुणा करा तो 6 आया, फिर 6 को 3 से गुणा करा तो 3 दूनी 6 और 6 में से 6 जाएगा तो 0 बचेगा और बटे में 18, तो 0/18, तो इसमें 0 आंसर आता है, तो न लाभ करता है न त्याग करता है। अब घनश्याम का देखेंगे तो 1/3 और 1/6। मैंने पहले बताया इससे 3 को 6 से गुणा करो और 6 को 3 से गुणा करो, तो 3 को 6 से गुणा किया तो ऊपर 6 आया, तो 1 6 आएगा और 3 को 6 से गुणा तो 1 तिया 3, तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 3/18। अपने शॉर्ट रूप दोगे, 3 1 3, 3 6 18, तो 1/6 आएगा। अब एक नियम जो बताया मैंने पहले बता दिया, अपन त्याग के प्रमाण में जो उत्तर यानी जवाब ऋण में आए तो लाभ हुआ ऐसा माना जाता है। अब उदाहरण नंबर 2 है कि भावेश, विपुल और हिरल एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार हैं। वे लाभ हानि 2-1-1 के प्रमाण में बांटते हैं। सभी साझेदारों ने भविष्य में लाभ हानि वितरण का प्रमाण 3-2-1 करना निश्चय किया है। इस माहिती पर से त्याग का प्रमाण ज्ञात कीजिए। अब साझेदार का नाम लिख देंगे, पुराना प्रमाण, नया प्रमाण, त्याग का प्रमाण, ये कोष्टक पहले बना देने का। अब भावेश साझेदार विपुल और हिरल, उसका पुराना प्रमाण कितना है, 2-2-1, तो अपने पहले पुराने में 2-2-1 लिखेंगे। फिर नया प्रमाण कितना है, भविष्य में बदलकर, यानी लाभ हानि का प्रमाण भविष्य में बदलकर नया प्रमाण बनेगा 3-2-1। अब अपने भावेश, विपुल और हिरल का त्याग का प्रमाण ढूंढें। पहले भावेश का ढूंढेंगे तो पुराना भाग माइनस नया भाग। अब अपने पास में पुराना कितना है, 2-2-1, એટલે 2 और 2 4, 4 और 1 5, तो बटे में 2/5 लिखेंगे। और इस तरह से नया के अंदर 3-2-1, એટલે 3 2 5, 5 और 6 हुआ,
तो 3/6 बट्टे में सब सामान पहले जोड़ करके फिर बट्टे में जो आता है वो लिखने का 3/6। तो 2/5 माइनस 3/6। अब बताए उसी तरह से 5 को 6 से गुणा कर दो और 6 को 5 से गुणा करो। 5 को 6 से गुणा करने पे नीचे 5 को 6 से गुणा किया तो ऊपर भी 2 को 6 से गुणा करो। 2 को 6 से गुणा करने पर 12 आता है और 6 को 5 से गुणा करने पे 15, 3 पंजे 15। तो 12 में से 15 जाएगा तो 3 बचेगा और यहाँ नीचे 6 पंजे 30 तो 3 बटे में 30 आएगा। तो -3/30 हो जाएगा। अब माइनस में संख्या है એટલે क्या माना जाएगा, लाभ हुआ ऐसा माना जाए। उसको शॉर्ट में करना हो तो 3 एकम 3 और 3 दाम 30 એટલે -1/10 होगा। इस तरह से विपुल का देखेंगे। विपुल का प्रमाण 2/5 और पुराना 2/5 और नया है 2/6। फिर से हर समान करना पड़ेगा। तो 5 को 6 से गुणा करो, नीचे 5 को 6 से गुणा किया तो ऊपर भी 2 को 6 से गुणा करो तो 2 6 12। इसी तरह से 2/6 के अंदर 6 को 5 से गुणा करो, नीचे 5 से गुणा किया तो ऊपर भी तुम 5 से गुणा करो तो 2 पंजे 10। तो 12 में से 10 गया तो 2 बचा और 6 पंजे 30, 30 कॉमन रहेगा और 2/30 वो त्याग माना जाएगा। अब हिरल का है 1/5 और 1/6। फिर से वापिस 5 को 6 से गुणा करो, नीचे 6 से गुणा किया तो ऊपर भी 6 से गुणा करो और 6 को 5 से गुणा किया तो उसको ऊपर भी 5 से गुणा करो। तो 1 6 6, 1 पंजा 5, 6 माइनस 5। तो 6 में से 5 गया तो 1 बचा और 5 6 30 तो 30 आ गया यानी 1/30 हुआ। हमेशा प्रमाण ढूंढने के बाद में हर समान करने के लिए एक ही चीज़ ध्यान रखने की, पहली संख्या का नीचे का जो भी संख्या उसको बाजू वाली संख्या से गुणा करो और बाजू वाली जो संख्या है नया प्रमाण मतलब नए प्रमाण बट्टे में जो संख्या उसको पुराने भाग के प्रमाण से गुणा करो। अब स्वाध्याय के अंदर सवाल में अपने स्वाध्याय 4 में क्वेश्चन नंबर 4 है जो उसमें लिखा है सवाल किताब में देखो पेज नंबर 139 पर कि अमर और अकबर एक साझेदारी पे के समान हिस्से में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। सभी साझेदारों ने लाभ हानि वितरण का प्रमाण बदलकर भविष्य के लिए क्रमशः 3 और 2 का करना निश्चय किया है। इस संजोगों में किस साझेदार ने कितना त्याग किया वो ज्ञात कीजिए। तो कोष्ठक में अपने पहले साझेदार का नाम लिखेंगे, फिर पुराना भाग और नया भाग और फिर बाद में त्याग का प्रमाण पुराना भाग माइनस नया भाग। अब अमर और अकबर समान हिस्से में बोला है એટલે 1 1 लिख दो और नया भाग दिया है तुमको 3 और 2। अब 1 और 1 दोनों को जोड़ करके 1/2 और 1/2 और अमर का 1/2 अकबर का 1/2 और नया भाग हो जाएगा 3 और 2 5 है 3/5 और 2/5। अब अमर का त्याग का प्रमाण ढूंढेंगे तो पुराना है 1/2 और नया है 3/5। तो 2 को 5 से गुणा करो और 5 को 2 से गुणा करो। तो 2 को 5 से नीचे 5 से गुणा किया तो ऊपर भी 5 से गुणा करो तो 1 पंचे 5 और 5 को 2 से गुणा किया तो 3 को 2 से गुणा करो तो 3 दूनी 6। तो 5 में से 6 नहीं जा सकता એટલે 6 में से 5 करो तो 1/10 आएगा। -1/10 आए तो क्या मानने का लाभ हुआ। अब अकबर का देखेंगे कि अकबर का पुराना प्रमाण 1/2 है और नया प्रमाण 2/5 है। तो हर समान में 2 को 5 से गुणा किया तो 1 को भी 5 से गुणा किया तो 5 आया। 5 को 2 से गुणा किया तो 2 को भी 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4। तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचा तो 1/10 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है कि कोमल, कृपा और करिश्मा एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार हैं। वे लाभ हानि 3 2 1 के प्रमाण में बांटते हैं। सभी साझेदारों ने भविष्य में लाभ हानि वितरण का प्रमाण 5 3 2 करना निश्चय किया है। इस जानकारी पर से त्याग का प्रमाण की गणना कीजिए। अब देखो आंसर के साझेदार का नाम कोमल, कृपा और करिश्मा। उसमें पुराना भाग कितना दिया है 3 2 1। तो पहले अपने 3 2 1 लिख देंगे, फिर 3 2 5 और 1 6 जोड़ करके कोमल में 3/6 लिखेंगे, कृपा में 2/6 लिखेंगे और करिश्मा में 1/6 लिखेंगे। नया प्रमाण दिया है 5 3 2
अब इसके 5 के अंदर 3 जोड़ो तो 8, 8 के अंदर 2 जोड़ो 10, એટલે 5/10, 3/10 और 2/10। अब अपने कोमल का त्याग का प्रमाण ढूंढे कि पुराना माइनस नया। तो पुराना कितना है, 3/6 है और नया 5/10 है। अब हर समान करने पर 6 को 10 से गुणा करो और 10 को 6 से गुणा करो। अब ये 6 को 10 से गुणा किया तो ऊपर भी 3 को भी 10 से गुणा करो। तो 3 गुणा 10, 10 तिया 30 और 10 को 6 से गुणा किया तो 5 6 पंजे 30। तो 30 में से 30 जाएगा तो 0/60 आएगा। इसलिए यह न लाभ करता है न त्याग करता है। शून्य उत्तर आवे तो ये लिखने का न लाभ और न त्याग करता है। अब कृपा का देखो 2/6 पुराना और नया 3/10, यानी हर वापिस 6 को 10 से गुणा कर दो और 10 को 6 से गुणा करो। अब 6 को 10 से गुणा किया तो ऊपर भी 2 को 10 से गुणा करो। तो 2 गुणा 10, 10 दूनी 20 और 10 को 6 से गुणा करो तो 3 को भी 6 से गुणा करो तो 6 तिया 18। 20 में से 18 गया तो 2/60 आएगा। अब इस तरह से करिश्मा का 1/6 है और पुराना प्रमाण 1/6 है, नया प्रमाण 2/10 है। अब 6 को 10 से गुणा करो, 1 को 10 से गुणा करो तो 10 और 2 को 6 से गुणा करो तो ऊपर 2, 10 को 6 से गुणा करा तो ऊपर भी 2 को 6 से गुणा करो तो 6 दूनी 12। तो 10 माइनस 12 बटे में 60, तो -2/60 आया जो लाभ हुआ माना जाएगा। अपने लाभ का प्रमाण के बारे में समझेंगे। जिस प्रकार से चालू साझेदारों के बीच लाभ हानि के वितरण में परिवर्तन के कारण अमुक साझेदार को प्राप्त लाभ के प्रमाण में वृद्धि होती है, अर्थात अमुक साझेदार को लाभ में पहले से की अपेक्षा अधिक लाभ मिलता है तो उस प्रमाण को लाभ का प्रमाण कहते हैं। यानी कि जो साझेदार है उस साझेदार के लाभ का पहला प्रमाण जो है उस प्रमाण से अधिक लाभ मिलता है तो उसे लाभ का प्रमाण कहते हैं। अब लाभ का प्रमाण का सूत्र या तो लाभ बराबर नया भाग माइनस पुराना भाग। जैसे त्याग के अंदर अपने पुराना माइनस नया करते थे, इसमें उल्टा देने का है, नया भाग और पुराना भाग करना है। अब उदाहरण नंबर 4 देखो कि ध्रुवील, गोपी और मुकुंद एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार हैं। उनका लाभ हानि वितरण का प्रमाण 1:1:1 है। सभी साझेदारों ने लाभ हानि वितरण के प्रमाण को बदलकर भविष्य के लिए क्रमशः 1:2:3 करना निश्चित किया। लाभ का प्रमाण ज्ञात कीजिए। अब साझेदारों का नाम कोष्टक बना के साझेदार का नाम, अपने पहले नया भाग लिखो, फिर पुराना भाग लिखो, फिर लाभ का सूत्र लिख दो कि लाभ बराबर नया भाग माइनस पुराना भाग। अब ध्रुवील का देखेंगे, ध्रुवील, गोपी और मुकुंद। अब यहाँ पे सवाल के अंदर जो लिखा है कि लाभ हानि वितरण का प्रमाण 1:1:1 क्या मानने का, पुराना अनुपात है और नया अनुपात मैंने पहले ही बताया कि जो शब्द लिखा है कि भविष्य में, बदल कर भविष्य में, वो नया प्रमाण मानने का है। तो अपने नया प्रमाण कितना मिला, 1, 2 और 3। तो पहले नया प्रमाण लिखेंगे, ध्रुवील का 1, गोपी का 2 और मुकुंद का 3। फिर 1, 2 और 3 को जोड़ करो तो 6 आएगा। तो 1/6, 2/6 और 3/6 हो जाएगा। अब इस तरह से पुराना प्रमाण 1, 1, 1 देखो, फिर उसको 1 और 1, 1 और 1, 3 हो जाएगा। तो उसका 1/3, 1/3 और 1/3 मिलेगा। अब ध्रुवील का लाभ का भाग देखेंगे तो नया भाग माइनस पुराना भाग। अपने पास में नया भाग कितना है, 1/6 है और पुराना भाग कितना है, 1/3। अब फिर से लसपा के अंदर जो बताया इस तरह से कि 6 को 3 से गुणा करो और 3 को 6 से गुणा करो। 6 को 3 से गुणा करेंगे नीचे तो ऊपर भी 1 को 3 से गुणा करने का, तो 1 तिया 3। अब 3 को 6 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो 1 6 कम 6। अब 3 में से 6 नहीं जा सकते, એટલે 6 में से 3 माइनस करो तो -3/18, 6 तिया 18 हो जाएगा, એટલે -3/18। इसमें आएगा 1/6 त्याग हुआ। फिर बाद में बताती हूँ त्याग क्यों आया। 2/6 दूसरा गोपी का है, 2/6 नया भाग और पुराना है 1/6, 1/3। अब हर में वापिस 6 को 3 से गुणा करो तो 2 के भी 3 से गुणा करो
तो 2 × 6 हो गया। 3 को 6 से गुणा किया तो ऊपर भी 1 × 6 करो तो 6, 2 × 6 और 1 6 6, तो 6 में से 6 गया तो 0 आया, એટલે 0/18 होता है, એટલે 0 आ जाता है। इससे न त्याग करता है न लाभ करता है। अब मुकुंद के अंदर 3/6 और 1/3 है, तो 6 को अपने पता है कि 6 को 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 को भी 6 से गुणा करेंगे। अब 3 को अपने 6 से गुणा किया तो ऊपर 1 को भी 6 से गुणा करेंगे, तो 3 को 3 से गुणा करो तो 9 होगा, और 1 को 6 से गुणा करो तो 6 आएगा, और 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, और बटे में 3 × 6 = 18। अब शॉर्ट में करना तो 3 × 3 3 × 6 = 18, 1/6 आया। अब जैसे त्याग के अंदर जो ऋण संख्या आती थी तो क्या माना जाता था? लाभ माना जाता था। अब लाभ की गणना अपने करते हैं और उत्तर जो ऋण में आवे तो साझेदार ने किया त्याग ऐसा माना जाएगा। नंबर 5 देखेंगे, ध्येय, सिद्धि और प्राप्ति। एक साझेदारी पेड़ी के 1:1:1 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। सभी साझेदारों ने मिलकर लाभ हानि वितरण का नया प्रमाण 1:3:3 निश्चित किया है। इस माहिती पर से लाभ का प्रमाण ज्ञात कीजिए। अब अपने उत्तर के अंदर पहले कोष्टक बनाने का है। साझेदार का नाम लिख दो, नया भाग माइनस पुराना, नया भाग और पुराना भाग। फिर आपका सूत्र लिखो, नया भाग माइनस पुराना भाग। अब ध्येय के अंदर ध्येय, सिद्धि और प्राप्ति। नया भाग अपने पास में कितना है? 1, 3 और 3, तो ध्येय का 1, सिद्धि का 3 और प्राप्ति का 3। अब अपने 1 के अंदर 3 डालो 4, 4 के अंदर 3 डालो तो 7 होता है, तो ध्येय में कितना आएगा? 1/7, सिद्धि में 3/7 और प्राप्ति में 3/7। अब पुराना भाग है 1 1 1, तो अपने ध्येय में 1 डालो, सिद्धि में 1 डालो, प्राप्ति में 1 डालो, फिर 1 2 और 3 जोड़ की तो 1/3 हो जाएगा, 1/3 1/3। अब अपने लाभ ढूंढेंगे ध्येय का कि नया भाग अपने पास में 1/7 है और पुराना भाग है 1/3, तो 1/7 माइनस 1/3। अब हर समान करने के लिए 7 को अपने कितने से गुणा करेंगे? 3 से गुणा करेंगे। नीचे 3 को गुणा किया तो ऊपर भी 1 को भी 3 से गुणा करने का, और 1 × 3। अब 3 को अपने 7 से गुणा करेंगे, तो 7 से नीचे गुणा किया तो ऊपर भी अंश को भी 7 से गुणा करो। 1 को 7 से गुणा किया तो 7। अब 3 - 7 बटे में 7 या 21। अब 7 में से 3 माइनस करो तो कितना मिलेगा? 4। बड़ी संख्या का निशान रहेगा, तो -4 हो जाएगा और बटे में 21। तो त्याग कोष्टक में लिखो त्याग। अब सिद्धि के अंदर 3, नया प्रमाण 3/7 और पुराना 1/3, तो 7 को अपने 3 से गुणा करेंगे तो ऊपर 3 को भी 3 से गुणा करेंगे, और तो कितना आएगा? 3 × 3 = 9 आएगा। अब 3 को 7 से गुणा करोगे तो ऊपर 1 को भी 7 से गुणा करो, तो 1 7 × 7, 9 में से 7 गया तो 2 बचा, और 7 को 3 से गुणा करो तो 21, हर समान रहता है इसलिए 21 एक बार लिख दो। अब प्राप्ति का भी ऐसा ही निकलेगा, दोनों की संख्या समान है, तो 3/7 माइनस 1/3, तो 7 को 3 से गुणा किया तो ऊपर 3 को 3 से गुणा करोगे तो 9 आएगा, और 3 को 7 से गुणा करो तो 1 को भी 7 से गुणा करो तो 7 आएगा। 9 - 7 बटे में 21, तो 2/21 आएगा। अब अपने उदाहरण का स्वाध्याय का सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। अपने क्वेश्चन नंबर 6 तुमको अपने आप करना है क्योंकि त्याग का प्रमाण है। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है, दीपक, नीलेश और प्रतीक एक साझेदारी पेड़ी के साझेदार हैं। उनके लाभ हानि वितरण का प्रमाण 1:2:3 है। जो प्रमाण बदलकर भविष्य के लिए क्रमशः 2:2:1 करना निश्चय किया है। इन संजोगों में किस साझेदार को कितना लाभ मिला उसकी गणना करेंगे। साझेदार का नाम लिख दो, नया भाग, पुराना भाग, लाभ का प्रमाण, नया भाग माइनस पुराना भाग। अब दीपक, नीलेश और प्रतीक 3 साझेदार। नया भाग अपने पास में 2 2 1 है, तो 2 दीपक का 2, नीलेश का 2 और प्रतीक का 1। अब पुराना भाग है 1 दीपक का 1, नीलेश का 2 और प्रतीक का 3। अपने 2 2 और 1 किया तो 2/5 2/5 1/5 नया भाग हो गया, और पुराना 1/6 2/6 और 3/6।
अब दीपक का लाभ ढूंढेंगे तो 2/5 माइनस 1/6। अब हर समान करना है तो 5 को 6 से गुणा करो। तो 5 को 6 से गुणा किया बटे में, तो ऊपर भी 5 को 6 से गुणा, 2 को 6 से गुणा करो तो 2 6 12 आ जाएगा। इस तरह से 1/6, 6 को 5 से गुणा करो तो 1 को भी 5 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5। 12 में से 5 गया तो 7 बचेगा, तो 7/30 होगा। इस तरह से नीलेश का करेंगे 2/5 नया भाग माइनस पुराना भाग है 2/6। अब वापिस हर समान करेंगे तो 5 को 6 से गुणा कर दो, तो 2 को भी 6 से गुणा करो, तो 2 को 6 से गुणा करा तो 12 आएगा। अब 6 को भी 5 से गुणा करो तो ऊपर 2 को भी 5 से गुणा करो तो 2 पंजी 10। तो 12 में से 10 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2/30 आएगा। अब प्रतीक का देखो 1/5 है माइनस 3/6 है। वापिस उसका हर 5 को 6 से गुणा करो तो 1 को भी 6 से गुणा करो तो 6 एकम 6। अब 6 को 5 से गुणा किया तो 3 को भी 5 से गुणा करो तो 3 पंजे 15। अब 6 माइनस 15 बटे में 30। अब 6 में से 15 नहीं जा सकता, इसलिए 15 में से 6 गया तो 9 आएगा, तो माइनस 9/30 जो त्याग माना जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 किताब का है, पेज नंबर 139। प्रवीण, महेंद्र और अरविंद एक पीढ़ी के साझेदार हैं। उनके बीच लाभ हानि वितरण का प्रमाण 5:2:2 है। सभी साझेदारों ने मिलकर लाभ हानि वितरण का प्रमाण बदलकर नया प्रमाण 2/9, 3/9, 4/9 निश्चित किया। इस माहिती से त्याग के सूत्र से और लाभ हानि का सूत्र से लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस सवाल के अंदर अपने पहले किताब में त्याग ही ढूंढना बोला है, अपने दोनों मेथड साथ में ले ली है। त्याग और लाभ दोनों ढूंढने का है। अब क्वेश्चन नंबर 9 उत्तर। साझेदार का नाम, फिर पुराना भाग माइनस नया भाग, और अपने दोनों सवाल साथ में करना है। त्याग बराबर पुराना भाग माइनस नया भाग और लाभ बराबर नया भाग माइनस पुराना भाग। और प्रवीण, महेंद्र और अरविंद, पुराना भाग अपने को दिया है 5:2:2, तो प्रवीण का 5, महेंद्र का 2 और अरविंद का 2। अब 5 2 7, 7 के अंदर 2 जोड़ो 9 हो गया, तो 5/9, 2/9 और 2/9। अब अपने नया प्रमाण क्या दिया है तुम लोग को सवाल में, 2/9, 3/9, 4/9। अब तुम बोलोगे कि 9 कैसे आया, तो 3 में 2 जोड़ो तो 5 होया, 5 के अंदर 4 जोड़ा तो 9 हुआ। इसलिए उसने तुमको नया प्रमाण पूरा दे दिया है कि इसलिए 2/9 लिख दो, 3/9 और 4/9। अब अपने त्याग का प्रमाण ढूंढेंगे। त्याग का सूत्र क्या है, प्रवीण का ढूंढेंगे। त्याग का सूत्र है पुराना भाग माइनस नया भाग। अपने पास में पुराना भाग कितना है, 5/9 है, और नया भाग है 2/9। यहाँ पे हर समान करने की जरूरत नहीं क्योंकि हर समान है, इसलिए 5 में से 2 गया तो 3 बचा, इसलिए 3/9 आएगा। इस तरह से महेंद्र का 2/9 माइनस 3/9, तो 3 में से 2 गया तो 1 बचा, तो 1/-1/9 जो त्याग के अंदर माइनस में संख्या आए तो लाभ माना जाता है। अब उस तरह से अरविंद का है 2/9 और 4/9। अब 4 में से 2 गया तो 2 बचा, तो 2/9 लाभ मिला। अब इस तरह से अपने लाभ ढूंढेंगे, नया और पुराना। तो कोष्टक भले एक ही रहा, पर अपने नया भाग पहले लिखेंगे, 2/9 पहले लिखेंगे और पुराना 5/9 बाद में लिखेंगे माइनस करके। अब 5 में से 2 गया तो 3 बचा, माइनस 3/9 त्याग। इस तरह से महेंद्र का नया भाग 3/9 माइनस 2/9, तो 3 में से 2 गया तो 1/9 आएगा। अरविंद का 4/9 माइनस 2/9, 4 में से 2 गया इसलिए 2 बचा, 2/9 होगा। अब ये सवाल दोनों लाभ और त्याग दोनों एक साथ गणना करी है। अब अभी परीक्षा के अंदर लाभ और त्याग की गणना वाला सवाल पूछा जाता है। पुनः मूल्यांकन, अपने पुनः मूल्यांकन के बारे में समझेंगे और पुनः मूल्यांकन की प्रविष्टियाँ भी समझेंगे, लेकिन इसका उपयोग अपने लेसन नंबर 5
जो प्रवेश का सवाल करेंगे उसके अंदर उपयोग होने वाला है। इसलिए यहाँ पे पहले मैं समझा देती हूँ कि पुनः मूल्यांकन संबंधित हिसाबी असर देते समय कौन से नियमों को ध्यान में लेना है। पहला है कि संपत्ति लेना में वृद्धि हो तो क्या मानने का लाभ, संपत्ति लेना में वृद्धि हो तो लाभ, और संपत्ति लेना में कमी हो तो हानि। तीसरा है दायित्व और प्रावधान में वृद्धि हो तो हानि या नुकसान, और चौथा है दायित्व और प्रावधान में कमी हो तो लाभ। पांचवा है नहीं लिखी संपत्तियां बही में लाने पर लाभ होगा, और छठा है नहीं लिखे दायित्व बही में लाने पर हानि होगी। अब अपने देखे पुनः मूल्यांकन अर्थात क्या। अब चालू साझेदारी पेढ़ी के बही में संपत्ति और दायित्व की जो कीमत लिखी गई है उनकी वर्तमान स्थिति लाने को पुनः मूल्यांकन कहते हैं। अब पुनः मूल्यांकन खाता संपत्ति और दायित्व की पुनः मूल्यांकन की हिसाबी असर लिखने के लिए पेढ़ी की बही में एक विशेष खाता खोला जाता है। इस खाते को पुनः मूल्यांकन खाता कहते हैं। अब पुनः मूल्यांकन खाते का दूसरा नाम है लाभ हानि समायोजन खाता भी कहते हैं। मैं तुमको सिर्फ उदाहरण के तौर पे समझाती हूँ कि मानो कि संपत्ति यानी मकान की कीमत अपने सकल तल पर दी आर्थिक चिट्ठा दिया होता है प्रवेश का सवाल करते समय। उसके अंदर तुमको संपत्ति लेना में मानो कि मकान की कीमत 3 लाख दी हुई है, और अपने जो समायोजन के अंदर मानो कि लिखा है कि मकान की कीमत में 2 लाख की वृद्धि करनी है। तो वृद्धि करनी है तो अपने क्या करेंगे, जो संपत्ति की पहले कीमत है 3 लाख, मैंने संपत्ति की कीमत 3 लाख और 2 लाख वृद्धि हुई। अब वृद्धि हुई तो क्या करने का, अपने 5 लाख रुपया हो जाएगा। अब अपने संपत्ति और दायित्व की पुनः मूल्यांकन की हिसाबी असर देने के लिए जो प्रविष्टियाँ करनी पड़ती है उसका रोज नामचा अपने बनाएंगे। उसमें एक कोष्ठक बना देने का है कि तारीख, विवरण, खाता पुष, उधार और जमा रकम। अब पहला पॉइंट ले के जब संपत्तियों की कीमत में वृद्धि हो तब तो क्या करने का, संपत्ति खाता उधार पुनः मूल्यांकन खाते का। मानो कि जमीन की कीमत तो जमीन खाता उधार पुनः मूल्यांकन खाते का। अब संपत्ति कीमत में वृद्धि आने मैंने पहले बताया कि जो अपने आर्थिक चिट्ठे में 3 लाख दिया है और अतिरिक्त समायोजन के अंदर जमीन की कीमत में मानो कि 2 लाख की वृद्धि हुई, जो 2 लाख की वृद्धि हुई उसे ही पुनः मूल्यांकन खाते में लिखने का है, और आर्थिक चिट्ठे में 3 लाख प्लस 2 लाख करके पूरी रकम लिखने की है। तो पुनः मूल्यांकन खाते में जो वृद्धि हुई उसको ही लिखना है। तो मानो कि मकान खाता उधार पुनः मूल्यांकन खाते का। इसी तरह से दूसरा है कि जब संपत्तियों की कीमत में कमी करनी हो तो क्या करो, पुनः मूल्यांकन खाता उधार करो, संपत्ति खाता जमा करो। अब उसके अंदर उदाहरण समझाऊँ तो कि जो संपत्ति मानो कि फर्नीचर है, फर्नीचर की कीमत 50,000 है और समायोजन में बोला है 40,000। तो अपने 50,000 की संपत्ति थी और उसकी अब बाज़ार वैल्यू 40,000 हो गया। तो वृद्धि हुई कि कमी हुई, तो कमी हुई 10,000। तो जो 10,000 कमी हुई उसकी एंट्री अपने करेंगे पुनः मूल्यांकन खाता उधार, और संपत्ति यानी जो भी संपत्ति हो उस संपत्ति खाते का कर देने का। अब इस तरह से तीसरी है कि जब देनदारों पर डुबत्री अनामत, बट्टा अनामत आदि का प्रावधान किया जाए तब तो उसमें क्या करो, पुनः मूल्यांकन खाता उधार डुबत्री अनामत खाते का, देनदार बट्टा अनामत खाते का लिखने का है। चौथी एंट्री जब कोई संपत्ति मिलनी बाकी आवक या पेशगी चुकाया खर्च बही में अपने लिखना रह गया हो तो संपत्ति खाता उधार करो, अप्राप्य आय खाता उधार करो, पूर्वदत्त खर्च खाता उधार करो यानी पेशगी चुकाया खर्च पूर्वदत्त यानी वह पुनः मूल्यांकन खाते का। अब पांचवा है जब किसी दायित्व की रकम में वृद्धि हो तो पुनः मूल्यांकन खाता उधार दायित्व खाते का। छठा पॉइंट जब दायित्व की कीमत में कमी करनी हो तो कमी हुई हो तो दायित्व खाता उधार करो पुनः मूल्यांकन खाते का। 7 नंबर है कि जब बही में नहीं लिखा दायित्व का लेखा किया जाए तब पुनः मूल्यांकन खाता उधार अदत्त दायित्व खाते का। अब अपने 7 एंट्रियाँ पुनः मूल्यांकन खाता बनाते समय ध्यान में रखने की है,
अब 8वां जो है कि पुनः मूल्यांकन खाता बंद किया जाए। अब अपने पुनः मूल्यांकन खाता बंद करना हो और बंद करे तो लाभ हो तो क्या करने का, पुनः मूल्यांकन खाता उधार साझेदारों का पूंजी या चालू खाते, यानी पुनः मूल्यांकन खाता आपने बंद करते और लाभ हुआ है तो कहाँ ले जाने का, साझेदारों का पूंजी खाता के अंदर जमा में ले जाने का है, या तो चालू खाते में ले जाओ। और पुनः मूल्यांकन खाते में हानि हुई हो तो साझेदार का पूंजी या चालू खाते में उधार करो और पुनः मूल्यांकन खाते का। अब यहाँ पे जो इस सवाल के अंदर, इस चैप्टर के अंदर अपने परीक्षा के अंदर बोर्ड में खाली लाभ और त्याग सूत्र परिभाषा पूछी जाती है, और ये पुनः मूल्यांकन की जो प्रविष्टियाँ हैं उसके सवाल आगे के लेसन में आने के कारण ये पुनः मूल्यांकन की प्रविष्टियाँ कंपलसरी याद करनी है। सवाल उसका बाद में समझाऊंगी। अब आगे है साझेदारों के बीच अनामत और एकत्रित लाभ का वितरण। इस साझेदारी पेढ़ी के वितरण पात्र लाभ में से खड़े किए गए भंडोल या अनामत की जिसके सामने कोई जिम्मेदारी न हो और एकत्रित हुई लाभ की बाकी हो तो उसकी मालिकी पेढ़ी के वर्तमान साझेदारों की कहलाएगी। सामान्य अनामत, कारीगर अकस्मात, मुआवजा फंड आदि को अनामत भंडोल फंड और लाभ हानि खाता की जमा बाकी को एकत्रित लाभ कहते हैं। साझेदारी के पुनर्गठन के समय साझेदारी पेढ़ी की बही में अनामत फंड या एकत्रित लाभ की बाकी चालू साझेदार के बीच पुरानी लाभ हानि के प्रमाण में बांट दिया जाता है। यदि लाभ हानि खाता की उधार बाकी यानी हानि हो तो उसे भी वर्तमान साझेदारों के बीच उसके पुराने लाभ हानि के वितरण के प्रमाण में बांट दिया जाता है। ऐसा बंटवारा पेढ़ी के नए साझेदारों के प्रवेश से पहले किया जाता है। साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु के समय भी अनामत फंड और लाभ हानि खाता की बाकी का वितरण पुराने साझेदारों के बीच पुराने लाभ हानि के प्रमाण में किया जाता है। अब अपने अनामत फंड और एकत्रित हुए लाभ की रकम का वितरण करने के लिए पेढ़ी की बही में कौन सी प्रविष्टियाँ की जाएगी, तो लाभ हानि खाता उधार, लाभ हानि में लाभ हो तो उधार करो, लाभ हानि खाता उधार। सामान्य अनामत सवाल में दिए तो सामान्य अनामत खाता उधार, पूंजी अनामत दिए तो पूंजी अनामत उधार, अनामत भंडोल दिया तो अनामत भंडोल उधार, आकस्मिक अनामत खाता दिया हो तो आकस्मिक अनामत खाता उधार, कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड दिया हो तो कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड खाता उधार। यदि विनियोग वृद्धि कमी खंड वृद्धि विनियोग વધઘટ या वृद्धि कमी अनामत खाता हो तो उसको भी उधार करो और उसको कहाँ ले जाने का है, साझेदार के पूंजी या चालू खाते उसको ले जाना है। अब पेढ़ी की बही, यदि पेढ़ी की बही में लाभ हानि खाता की उधार बाकी, लाभ हानि खाता की उधार बाकी हो तो हानि और अन्य प्रसारित महसूली खर्च को प्रविष्टि तो साझेदारों का पूंजी खाता या चालू खाते में उधार में लिखो और लाभ हानि खाता हानि जमा में लिखो, लाभ हानि खाते का लिखो। विज्ञापन अभियान खर्च खाते का, संशोधन विकास खाते का और लिखित नहीं किए गए अन्य महसूली खर्च खाते का लिखेंगे। अब अपने उदाहरण नंबर 10 है जो पेज किताब में पेज नंबर 128 पे देखने का कि राम और श्याम एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार हैं। उनके बीच लाभ हानि का प्रमाण 4 और 3 का है। 31/3/17 के रोज़ पेढ़ी की बही में निम्नलिखित बाकियाँ हैं। अपने को लाभ हानि खाता उधार बाकी दी है 14,000, अनामत फंड 42,000 दिया है, कारीगर लाभांश फंड 21,000 दिया है, कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड 26,000 दिया है। और उपरोक्त तारीख को राम और रहीम ने अपने बीच लाभ हानि वितरण का नया प्रमाण 1 और 2 निश्चित किया। कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड के सामने कारीगर को 5,000 का दावा चुकाना बाकी है। साझेदारी पेढ़ी के बही में एकत्रित हुए लाभ या हानि का वितरण दर्शाती प्रविष्टियाँ लिखो। अब अपने पहला दिखेंगे तो लाभ हानि खाता जो उधार बाकी है, तो अपने लाभ हानि खाता के अंदर 14,000 है तो अपने 14,000 को पुराने प्रमाण में बांटने का, भले ही नया प्रमाण दिया है तो नए प्रमाण को ध्यान में नहीं लेना है। तो राम को 14,000 का 4/7 करो तो 8,000 आएगा और रहीम का 14,000 का 3/7 करो तो 6,000 जो लाभ हानि का आपने वितरण किया। अब इस तरह से देखो तुमको अनामत फंड दिया है 42,000
और कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड कितना दिया है? 26,000 दिया हुआ है। लेकिन यह सवाल के अंदर लिखा है, देखो लाभ हानि वितरण का नया प्रारूप एक और एक लिखा है, उसके बाद में लिखा है कि कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड के सामने कारीगर को 5,000 का दावा चुकाना बाकी है। तो अपने पास में जो कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड है उसमें से क्या करो, 26,000 में से 5,000 का दावा तुम चुका दो, तो बाकी रकम कितनी बचेगी? कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड पेटे 21,000। तो अनामत अपने पास 42,000 और कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड 21,000, तो कुल कितना हो जाएगा? 63,000 हो जाएगा। अब अपने प्रविष्टियाँ देखें, यानी रोज नामचा बनावे कि राम और रहीम की बेड़ी की बही में रोज नामचा, तारीख, विवरण, खाता पुरुष, उधार, जमा रकम। अब पहले अपने लाभ हानि खाता की, जो लाभ हानि खाता उधार बाकी है उसकी प्रविष्टि करेंगे। तो राम का पूंजी खाता उधार, रहीम का पूंजी खाता उधार, कितने रकम लिखेंगे? राम का पूंजी खाता आपने ढूंढा है 8,000 और रहीम का पूंजी खाता 6,000। तो लाभ हानि खाते का 14,000 लिखेंगे और विवरण में लिख देना है लाभ हानि खाता की उधार बाकी चालू साझेदारों के बीच उसके पुराने लाभ हानि के प्रमाण में बांटी है। अब दूसरा है अनामत फंड खाता उधार 42,000 और कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड खाता उधार 21,000। अब अपने पास में कुल 63,000 हुआ है। तो 63,000 है तो अनामत राम के पूंजी खाते कितना लिखेंगे? 63,000 को 4/7 करोगे तो 36,000 आएगा। और रहीम की पूंजी जो 63,000 में से उसका भाग 3/7 है तो 27,000 मिलेगा। और वो अनामत और कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड की बाकी चालू साझे के बीच उसके पुराने लाभ हानि के प्रमाण में बांटी जाती है। अब एक सवाल के अंदर पॉइंट है कि कारीगर लाभांश फंड। अब कारीगर लाभांश फंड की कोई एंट्री होगी नहीं, कभी भी नहीं करने की। कारीगर लाभांश फंड एक पेढ़ी का दायित्व होने से उसका वितरण साझेदारों के बीच किया जाता नहीं है। अब अपने पेज नंबर 141 पर क्वेश्चन नंबर 12 इसी तरह का है, उसको HW में करना है और जो भी मैंने चलाया है उसको लिखो और पुनः मूल्यांकन खाते की प्रविष्टियाँ याद करो। और जो पुनः मूल्यांकन खाते का जो अपने किताब के अंदर बड़े सवाल दिए हैं वो आगे के वीडियो में देखेंगे।